हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए यानी कि यूपीएससी, आईएएस, सिविल सर्विस और आपके स्टेट पीसीएस के लिए एनसीईआरटी किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए बार बार कह भी रहा हूँ कि कक्षा छठवीं से लेकर 12वीं तक की सभी किताबों को आप लोग कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़ लें। आपका बेस मजबूत हो जाएगा। और बाकी जो आप लोग स्पेशल किताबें पढ़ते हैं ना, वो आप लोगों को केवल बताती हैं। और एनसीईआरटी किताबें जो हैं ये आपको समझाती हैं। आपने देखा होगा कि इन किताबों में एक शब्द का आप लोगों को एक एक शब्द का अर्थ देखने को मिलेगा कि ये शब्द होता क्या है। और जब आप लोग स्पेशल किताब उठा के देखेंगे तो वहाँ शब्दों की परिभाषा नहीं मालूम होगी आपको। आपको मालूम नहीं रहेगा कि अधिकार क्या होते हैं। आपको मालूम नहीं रहेगा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है। तो ये सब आप लोगों को एनसीईआरटी किताबों में ही मिलेगा। तो इसे आप लोग पढ़ते रहिए। और आप लोगों को बता चुका हूँ कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। अगर आपके दिमाग में सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस से संबंधित कोई भी डाउट है तो सबसे पहले आप लोग सिविल सर्विस वाले हो, यूपीएससी वाले हो, तो यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बना रखी है इसे देख लीजिए। और इतना यकीन रखिए कि आप जो सवाल सोच सकते हैं उसका जवाब आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। और बहुत ही आसान शब्दों में मिल जाएगा। चाहे फॉर्म को भरने को लेकर हो, आप देखिए परीक्षा को लेकर हो, पैटर्न को लेकर हो, सिलेबस को लेकर हो, पुराने क्वेश्चंस पेपर पर भी हम लोगों ने बात की हुई है। ठीक है। और एमपीपीएससी वालों, आपके भी लिए भी फुल स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। तो इसे आप लोग कवर करेंगे तो आपके दिमाग में जो भी सवाल होंगे A to Z सबके जवाब आपको मिल जाएंगे। आप एमपीपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं जानते फिर भी आप लोग इसे देख लीजिएगा। और एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम पर डाल दी गई है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो ये भी आप लोगों को यहाँ सभी किताबों के बारे में हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं। और अभी तक आपने देखा है कि इतिहास की कक्षा छठवीं से लेकर 12वीं तक की सभी किताबें हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आप लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं ना, भारतीय कला का एक परिचय, इस पर हम लोग बात करेंगे। और एक कक्षा 11वीं की है, एनसीईआरटी की किताब है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए 2 किताबें पढ़नी है आपको एनसीईआरटी में। एक कक्षा 11वीं की है, एक कक्षा 12वीं की है। तो आज हम लोग 11वीं के बारे में बात कर लेते हैं, कल हम लोग 12वीं किताब के बारे में बात कर लेंगे। और पहली बार आप लोगों को जब पढ़ना है ना, तो कोई दिमाग पर बोझ नहीं लेके पढ़ना है। कोई आप लोगों को नोट्स पॉइंट नहीं करना है। आप लोगों को नोट्स नहीं बनाना है पहली बार में। एक माइंड फ्री रखे, आपको बिंदास, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार केवल नॉर्मल पढ़ लीजिए, एक एक शब्द को देख लीजिए, एक एक हेडलाइन को देख लीजिए आप लोग। ठीक है। और जब 1-2 बार आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना, तो लास्ट में आप लोगों को मालूम भी चल जाएगा कि आपको नोट्स किन पॉइंटों के बनाना है, किन पैराग्राफ को लिखना है अपने नोट्स में। ये सब देखिए क्या रहता है कि आप लोग सभी जानते होंगे कि जब हम लोग पहली बार कोई किताब पढ़ते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि एक एक लाइन इसकी महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द इसका महत्वपूर्ण है। और पहली बार अगर आप लोग नोट्स बनाने बैठे ना, तो पूरी किताब की किताब आप लोग अपने नोट्स पर छाप दोगे। और नोट्स बनाने का मतलब यही होता है कि जिस समय आपके एग्जाम नज़दीक हैं और आपके पास रिवीजन के लिए कम समय है, तो किताब उठा के तो आप लोग रिवीजन करने नहीं लगेंगे। आप लोग क्या करेंगे कि उसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो भूलने लायक होंगे, उसे रिवीजन करके आप लोग पेपर देने चले जाएंगे। तो यही नोट्स बनाने का स्मार्ट तरीका होता है। और 90 से मैं कहता हूँ कि 95% नोट्स बनाने का काम अपने दिमाग में किया करिएगा, क्योंकि यही दिमाग आपके परीक्षा हॉल में आपके साथ जाएगा। नोट्स कितने भी सुंदर बना लीजिए, सुशील बना लीजिए, चाहे अच्छे लगे देखने में, वो नहीं जाने वाले हैं। चलिए, और आपके सवाल हुआ करें तो बता दिया करिएगा आप लोग। तो इस किताब को आप लोग खरीदने जाएंगे अगर, तो आप लोग इस तरह का इसका पेज रहेगा और आप लोगों को कह देना है कि भारतीय कला का परिचय भाग 1 दे दीजिए, कक्षा 11वीं की है किताब। ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। भारतीय कला का परिचय भाग 1। ए ललित कला की पाठ्य पुस्तक कक्षा 11वीं के लिए है। किसके लिए? 11वीं के लिए है। और देखिए एनसीईआरटी, जिसे राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहते हैं,
ये आप देखिए कि एक सरकारी संस्था है और इसके द्वारा जो किताबें छापी जाती हैं उन्हीं के आधार पर आप देखते हैं कि आपके पेपर बनाए जाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी किताबों तक सबकी पहुंच होती है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी बुक्स आ जाती जो 10,000 की है होती, 15,000 की होती, 20,000 की होती, और उसी के आधार पर आप लोग सिविल सर्विस यूपीएससी क्लियर करते, स्टेट पीसीएस क्लियर करते, तो बहुत सारे बच्चे आप देखिए उससे वंचित हो जाते। तो सब तक सबकी पहुंच हो उस स्टडी मटेरियल तक, यही सरकार का एक तरह से आप देखिए उद्देश्य भी रहता है कि कोई गरीबी फरीबी का यहाँ फर्क ना पड़े। और ये आप लोगों को लेने ला है 125 रुपये की मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप लोग मंगा सकते हैं। और जब आप लोग किताब पढ़ते हैं ना, कोई भी किताब, तो इस प्रस्तावना को जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। और प्रस्तावना से आप लोगों को समझ में आ जाता है कि अंदर जाकर आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस किताब का पढ़ने का उद्देश्य क्या है। ब्रिटिश शासनकाल में कुछ ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ भारतीय विद्वानों के साथ मिलकर भारत के अतीत का अध्ययन करने में अपनी सक्रिय रुचि दिखाई, और उनके ऐसे प्रयासों के फलस्वरूप भारत में कला संबंधी स्मारकों के अध्ययन का कार्य सुव्यवस्थित रूप से शुरू हुआ। और सर्वप्रथम ऐसे स्मारकों की सूची बनाकर उनका संक्षिप्त प्रलेख तैयार किया गया, जो भारत के अतीत के अवशेषों को के सुस्पष्ट साक्ष्य थे। तत्पश्चात पुरातत्वीय खोजों और खुदाइयों का काम शुरू किया गया, और जिसके फलस्वरूप अनेक कला संबंधी ऐतिहासिक स्थलों का पता चला। शिलालेखों, उत्कीर्ण लेखों को पढ़ा और समझा गया। प्राचीन सिक्के और मुद्राओं के आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, और इन्हीं सिक्कों मुद्राओं के जरिए हम लोग उस समय के बारे में समझ सकते हैं, और समझते भी हैं कि उस समय रहन सहन क्या रहा होगा, किस देवता को पूजते होंगे, क्या करते होंगे। ऐसी जानकारियों के आधार पर हम अतीत की कलात्मक परंपराओं को जानने समझने में सहायता मिली है। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के साथ साथ धर्म के इतिहास का भी अध्ययन किया है। पुरानी प्रतिमाओं, मूर्तियों एवं चित्रों को पहचानने का कार्य प्रारंभ हुआ, और जो आरंभिक और विद्वता को जानने समझने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन बन गया। वैसे तो कला के इतिहास का अध्ययन पुरातत्वीय अध्ययनों के क्षेत्र में ही विकसित हुआ है, किंतु अब इसे एक स्पष्ट विशिष्ट शास्त्र यानी कि एक अलग विषय के रूप में मान्यता दी गई है। और पश्चात देशों में, प्रमुख रूप से यूरोप में इस विषय में अनेक प्रणाली तंत्रीय साधनों की सहायता से पर्याप्त उन्नति की गई है, किंतु भारत में अभी तक यह अनुसंधानात्मक प्रणालियों में विकास की प्रक्रिया तक ही सीमित है। और अब अगर आप लोग कला यानी कि आर्ट एंड कल्चर को इतिहास का पार्ट कहें तो कोई गलत बात नहीं है, चूंकि कला के इतिहास का अध्ययन व्यापक प्रलेखन और उत्खनन कार्यों के आधार पर विकसित हुआ है, इसलिए कलात्मक वस्तुओं का वर्णन इस विषय का अध्ययन का प्रमुख आधार बन गया है। और 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में ऐसे बहुत ही कम उल्लेखनीय अध्ययन किए गए जहां चिंतन का विषय साधारण वर्णन से आगे बढ़ा हो, और अध्ययनकर्ता ने वर्णन के अलावा कुछ और विवेचन किया है। अनेक स्मारक मूर्तियों शैलियों का नामकरण तत्कालीन राजवंशों के आधार पर किया है, जैसे मौर्य कला, मौर्यकालीन कला, सातवाहन कला, गुप्तकालीन कला। इसके अलावा कुछ कलाकृतियों के कारण नामकरण धार्मिक आधार पर भी किए गए, जैसे बौद्ध काल, हिंदू काल, इस्लामिक या मुस्लिम काल। लेकिन इस तरह के निर्धारित किए गए नाम कला की परंपराओं को समझने के लिए उपयोगी नहीं है। मध्ययुगीन कला और वास्तु संबंधी स्मारकों को अनेक रूपों में राजवंश का संरक्षण भी मिला, लेकिन इससे पहले के ऐतिहासिक काल को भी राजवंशों के नाम से जोड़ दिया गया। वे आज भी प्रचलित हैं। और यह प्रयाग किसी भी कला वस्तु का अध्ययन दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से किया जाता है। एक आप देखें रूपाकारवादी फॉर्मेलिस्टिक और या शैल गीत अध्ययन, और दूसरा है विषय वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। पहली श्रेणी यानी कि रूपाकारवादी श्रेणी के अंतर्गत मूर्ति स्थापत्य या चित्रों की रूपाकारवादी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि दूसरी श्रेणी के अंतर्गत विषय वस्तु के विश्लेषण के विभिन्न स्तरों का उल्लेख किया जाता है, और जिसके अनेक घटक होते हैं, जैसे मूर्ति, प्रतिमा विद्या का अध्ययन, आइकोनोग्राफिक स्टडी, प्रतिमा विज्ञान, आइकोनोलॉजी, आख्यान और संकेत विज्ञान। प्रतिमा विद्या के अंतर्गत प्रतिमाओं की पहचान करना सिखाया जाता है। यह पहचान कतिपय प्रतीकों और संकेतकों और उनके बारे में प्रचलित मिथकों तथा आख्यानों के माध्यम से की जाती है, जबकि संकेतों के विकास का अध्ययन उनके ऐतिहासिक और सामाजिक और दार्शनिक संदर्भ में किया जाता है। आज प्रणाली तंत्रीय रूपरेखा के अंतर्गत कला उत्पादन की प्रक्रिया में अनेक सरोकारों और मुद्दों की खोज करने की कोशिश की जाती है, और परंपरागत मूल्यों से बाहर निकलने का प्रयास भी किया जाता है।
और विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं के राजनीतिक आश्रय या उद्देश्य अभी तक व्यापक अनुसंधान की प्रक्रिया के अंग भी नहीं बन पाए। धार्मिक विचारधाराएं भी प्राचीन भारत में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का रूप निर्धारण करने में सहायक रही हैं, और इसलिए ऐसे कारकों का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण बन गया जाता है जिन्होंने विभिन्न कला रूपों को प्रभावित किया है। और धार्मिक स्थलों से काफ़ी बड़ी मात्रा में सामग्री प्राप्त हुई है, किंतु इससे यह अर्थ नहीं निकलता है कि धार्मिक क्षेत्रों में कला का आविर्भाव या प्रचार नहीं था। पक्की मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां ऐसे धर्मनिरपेक्ष कला क्षेत्रों के सर्वोत्तम उदाहरण हैं, किंतु स्थानाभाव आप देखेंगे कि स्थानाभाव के कारण कला के विवेचकों द्वारा उनका उल्लेख मात्र ही किया गया है, उन पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई है। और प्रस्तुत पुस्तक में मानक परंपरागत विवरणात्मक लेखन से परे हटकर कला और पुरातत्वीय स्मारकों की अपेक्षा के अधिक व्यापक विकास का अध्ययन किया गया है, और यह बताने का प्रयास किया गया है कि उनके विकास की शैलियाँ क्या थी और सामाजिक तथा राजनीतिक संबंध कैसे और किसके साथ थे। इस प्रकार यह पाठ्यपुस्तक भारतीय कला के इतिहास के अध्ययन का एक विनम्र प्रयास है। आज देश में बौद्ध, शैव, वैष्णव, शाक्त, मात पूजा जैसे विभिन्न संप्रदाय, पंथों, इस्लाम जैसे धर्मों के अनेक स्मारक देखने को मिलते हैं। वे सब हमारी सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग हैं। हमारी सांस्कृतिक संस्कृति विभिन्न विचारधाराओं का सुंदर संगम है, जो वास्तु, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के नाना रूपों में अब आप लोगों को अभिव्यक्त हुई है, और इनका अध्ययन धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से करने की आवश्यकता है। साथ ही सांस्कृतिक परंपरा के एक रेखीय चित्रण पर भी पुनः विचार करना आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे प्राचीन अतीत की वास्तविकताओं से हटकर है। और उन दिनों भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कलाकारों या कला शिल्पियों की अलग अलग श्रेणियों द्वारा किए जाते थे। जब किसी धार्मिक या राजनीतिक सत्ताधारी को कोई स्मारक, राजमहल या मंदिर बनवाना होता था, तो वह संबंधित कलाकारों या शिल्पियों की श्रेणी को काम सौंप देता था, और वे कला शिल्पी सौंपे गए कार्यों को अपने नूतन उद्भावनाओं के साथ संपन्न करने के लिए विभिन्न कार्य विधियां अपनाते थे। शैलीगत श्रेणियां अतिशीघ्र नहीं बदला करती थी, वे लंबे समय तक अपरिवर्तित बनी रहती थी। इसलिए भारतीय कला का अध्ययन करते समय अध्येता को इन बहुत ही सी महत्वपूर्ण बातों को अपने ध्यान में रखना होता है। और इस पुस्तक में प्राग एवं आगे ऐतिहासिक काल से इस्लामिक काल तक के स्मारकों के बारे में एक परिचयात्मक रूपरेखा ही प्रस्तुत की गई है। इस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कि विकास का क्रम के रूप में के स्वरूप को समझने के लिए बहुत कम उदाहरण दिए गए हैं, और वे उदाहरण मात्र ही हैं और कुछ नहीं। लेकिन हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि हम किसी भी ऐसे उदाहरण को अमान्य या अलग कर दें जो हमारे विचार से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस कार्य में योगदान करने वाले सभी लेखकों ने अपने अपने विषयों का संगोपांग चित्र प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास भी किया है। और पुस्तक के सभी अध्यायों में देश के प्रत्येक क्षेत्र में प्रचलित कलाओं के विभिन्न रूप की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। और मनुष्य ने जब पृथ्वी पर जन्म लिया था, तभी से मानव सभ्यता का आरंभ हो गया था। भारत भर में सर्वत्र पत्थर के औजारों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। यही त्रिआयामी के रूप के साथ मानव की अंतरक्रिया का एकमात्र बचा हुआ उदाहरण है। प्रागैतिहासिक काल शैल कला किसी जादुई कर्मकांड या धार्मिक विश्वास प्रणाली की देन है, और प्रागैतिहासिक शैल चित्र में भारत में अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं, और इनके कुछ महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्थल हैं। भोपाल के पास स्थित भीमबेटका की गुफा, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में आपको मिर्जापुर की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। कर्नाटक के बेल्लारी जिले की पहाड़ियाँ। भीमबेटका में आप लोगों को शैलचित चट्टानी आश्रय स्थलों पर उत्कीर्णित और चित्रित किए गए हैं। आकृतियाँ साधारण रेखाओं के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। उन्हें सक्रिय रूप में यानी कि कोई क्रिया करते हुए दर्शाया गया है। उनके हाथ पैर एक हरी रेखाओं से बनाए गए हैं, और इन शैलासरों में अधिक शिकार और नृत्य की क्रियाओं के दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। भीमबेटका का समय मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड यानी कि 11,000 से 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ये चित्र रेखाओं का समरक प्रयोग करते हुए दृश्यों को चित्र के रूप में प्रस्तुत करने की मानवीय आकांक्षाओं की घोतक है। अब आप देखिए, इसमें शिकार करते हुए दिखाया जा रहा है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि उस समय शिकार करके लोग अपना जीवन यापन करते होंगे। तो उस समय के बारे में जैसी भी परंपरा रहती है, उसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, महात्मा गांधी का जंतर। मैं तुम्हें एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओ। एक गांधी जी कह रहे हैं। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शकल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसको कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही
जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त हो रहा है। चलिए ये भी आप लोग देख लीजिए, गांधी साहब को भी। इसमें अब देखते हैं विषय सूची कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, आखिर इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रागैतिहासिक शैल चित्र के बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे, सिंधु घाटी की कलाओं के बारे में पढ़ेंगे, मौर्यकालीन कला के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग जब इतिहास पढ़े होंगे, मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्या पहले आप लोग इतिहास की किताबें सभी कवर कर लीजिए, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, आप लोग कला पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत और आपको समझ में आ पाएगा। फिर आप लोग मौर्यकालीन कला पढ़ लेंगे, भारतीय कला स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ देखेंगे, फरवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं देखेंगे। और फिर आप लोग भारतीय कांस्य प्रतिमाएं देख लेंगे। अध्याय 6 में मंदिर स्थापत्य मूर्ति कला देख लेंगे। अध्याय 8 में इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू देख लेंगे। कुछ शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे महत्वपूर्ण, वे भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इस तरह से टोटल आपकी 8 अध्याय आप लोगों को इसमें पढ़ना है। पहला अध्याय हम लोग देख लेते हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, केवल एक हम लोग नज़र डाल देते हैं उस पर। ये आप देख लीजिए, चित्रकारी वाले क्षेत्र, नक्काशी और चित्रकारी वाले क्षेत्र, नक्काशी वाले क्षेत्र, राज्यों की राजधानी, अन्य महत्वपूर्ण शहर। ये आप लोगों को मैप भी देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी आप लोगों को वो दे सकती है जो कोई नहीं दे सकता है। देख लीजिए, अल्मोड़ा, चंडीगढ़, लखनऊ, यहाँ आप देखिए बेतवा, भोपाल, ये सब आप, पचमढ़ी, उज्जैन, गांधीनगर। चलिए आप लोग देखिएगा ज़रूर और बताइएगा इसमें। और ये श्रीलंका आप लोग देख रहे हैं, अंडमान निकोबार, कोलंबो, महाओया, डोरो, बाकाखंडे। ये प्रागैतिहासिक स्थलों का मानचित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसमें। इडक्कल की गुफाएं, प्रागैतिहासिक शैल चित्र, अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को जिनके लिए ना तो कोई पुस्तक और ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्राग इतिहास कहा जाता है। अब आप देखिए, यही पूछ लेता है, मैंने कई जगह देखा है, कई क्वेश्चंस आ गए हैं इससे पूछ लेता है। आप नॉर्मल तैयारी करेंगे तभी आपसे पूछ लेगा कि भाई आप बड़े इतिहास के जानकार हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं, प्राग इतिहास किसे कहते हैं? तो वो समय जो बीता हुआ काल है जिसके लिए ना तो हमारे पास कोई पुस्तक है, ना ही कोई लिखित दस्तावेज है जिसके बारे में हम लोग समझ सकें, उस समय के बारे में पढ़ सकें। और पुस्तक या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे? उस समय ना तो कागज था और ना ही कोई भाषा या लिखित शब्द था। प्राक इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए। मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पुरापाषाण युग यानी कि पुराना पत्थर काल कहा जाता है। और आप देखें, पत्थरों के सहारे, जीवाश्म के सहारे हम लोग उस समय के बारे में जान भी पाते हैं। चलिए पढ़िएगा, समझिएगा आप लोग। हाथों में हाथ डाले नृत्य करते हुए लोग, ये लखुडियार उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। चित्र बने हुए हैं, लहरदार लकीरें लखुडियार उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगी। सोचिए, हजारों साल पहले बना दिए चित्र, अभी भी नहीं मिटे हुए हैं। और आप सोचिए कि लाखों साल पहले मानिए आप लोग। देखिए, एक गुफा है भीमबेटका मध्य प्रदेश में। आप लोग कभी जाते हैं कहीं घूमने के लिए तो इस तरह के स्थान पर जाया करिएगा, समझा करिएगा, ठीक है। तो आपका इतिहास, आर्ट एंड कल्चर भी कवर होगा, आप घूम भी आएंगे, माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। देखिए, केवल एक जानवर का चित्रांकन किया गया भीमबेटका में, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब ये जो जानवर है उसके बारे में हम लोग सोच लेंगे कि अच्छा उस समय ये जानवर हुआ होता होगा, तभी तो चित्र बना दिया, वरना कहाँ से बनाते। ये जंगली जानवर का शिकार भीमबेटका में चित्र बना हुआ है। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। शिकार का दृश्य आप लोग देख रहे हैं, नृत्य का दृश्य आप लोग देख रहे हैं, तो लोग वहाँ डांस भी करते होंगे, नृत्य भी करते होंगे, ठीक है। ये सब समझना होगा। ये देखिए, जब कोई चैप्टर कवर हो जाता है तो उसके अंत में आप देखते हैं कि अभ्यास के लिए आपके पास क्वेश्चंस रहते हैं। उन क्वेश्चंस को पढ़ा करिए, समझा करिए, उनके आंसर देने की कोशिश किया करिएगा। और एनसीईआरटी के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि आप लोगों को अंतिम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं कि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो समझ में आ रहा है या नहीं। ये चन्होदड़ो, कोटजी, कालीबंगा, सिसवाल, बालू, ये आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। स्थल है पुराने सिंधु घाटी स्थानों का मानचित्र है।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि कक्षा 11वीं की जो आर्ट एंड कल्चर कह लीजिए जो किताब है आप लोगों को, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आप लोग पढ़ते रहिए। भारतीय कला का परिचय के नाम से एक किताब है। और आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए, तो आप लोग ज़रूर नीचे बता सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग भाग 2 को देखेंगे, कक्षा 12वीं की जो किताब है। ठीक है।